फार्मर्स पर वीडियो बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ कोर पॉइंट्स पर ही बात करेंगे। सेंसस रिपोर्ट 2011 के अकॉर्डिंग भारत की कुल पॉपुलेशन करीब 121 करोड़ है। यहाँ की आधे से ज्यादा जनता कृषि पर निर्भर है। कृषि यहाँ सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब बात आती है जीडीपी, फूड प्रोडक्शन और इकोनॉमी की, तो फार्मर्स का इनमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। इंडियन वर्कफोर्स का करीब 55% हिस्सा सीधे एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, यानी हमारे किसान भाइयों से जुड़ा हुआ है। इंडिया में एग्रीकल्चर की जीवीए वैल्यू करीब 18% है। जीवीए यानी ग्रॉस एडेड वैल्यू, ये वो वैल्यू होती है जो बताती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में किसी पर्टिकुलर सेक्टर का कितना योगदान है। गवर्नमेंट ने फार्मर्स एनुअल रिपोर्ट 2024-25 जारी किया है। एनुअल रिपोर्ट की इस टेबल को देखिए, 2023-24 में इतने करोड़ रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से आए हैं, यानी सीधे किसानों से आए हैं। इस देश की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी आखिर क्यों फार्मर्स का एंगेजमेंट घट रहा है? एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन किसान लॉस में जा रहे हैं। आए दिन ये फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों करते हैं और आखिर गवर्नमेंट इन पर क्या कर रही है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हमारे किसान भाइयों के बारे में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट्स ने फार्मर्स वेलफेयर में आखिर कौन कौन से कदम उठाए हैं। फार्मर्स एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की इस पेज नंबर 9 को देखिए। इसमें गवर्नमेंट ने फार्मर्स वेलफेयर में 27 योजनाएं बनाई हैं। आइए एक एक कर इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। स्कीम नंबर 1, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे शॉर्टकट में पीएम किसान भी कहते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 फरवरी 2019 में लॉन्च किया था। इसमें किसानों को 6,000 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं, जिसे हर 4 महीने के 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2-2 हजार रुपए करके दिए जाते हैं। इस स्कीम को सबसे पहले मार्जिनल यानी छोटे किसानों के लिए लागू किया गया था, लेकिन फिर बाद में इसे हर छोटे बड़े किसान के लिए लागू कर दिया गया। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने यहाँ के पटवारी, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर पीएम किसान नोडल ऑफिसर से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं। स्कीम नंबर 2, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसे 12 सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। ये एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम है जिसमें मार्जिनल फार्मर्स यानी जिनके पास करीब 2 हेक्टेयर जमीन अगस्त 2019 तक रजिस्टर्ड है और जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक है, वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये एक तरह की बीमा योजना है जिसे LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत फार्मर के अकाउंट से एलिजिबिलिटी के आधार पर कुछ रुपए हर महीने काट लिए जाएंगे और जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो ये आपको एज अ पेंशन दिया जाएगा। किसी भी CSC सेंटर से आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्कीम नंबर 3, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये फसल के लिए एक बीमा योजना है जिसे 2016 में लागू किया गया था। इसमें यदि किसी किसान की फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण बर्बाद हो जाती है तो उसे उसका भुगतान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ प्रीमियम पहले सरकार को देना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप CSC सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्कीम नंबर 4, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जिसे शॉर्टकट में MISS भी कहते हैं। ये एक लोन स्कीम है जिसे 2006-07 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो 7% पर एनम का इंटरेस्ट देना होगा, लेकिन यदि आप वो लोन टाइम पर चुका देते हैं तो 3% माफ कर दिया जाएगा, यानी ओनली 4% इंटरेस्ट आपको देना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। स्कीम नंबर 5, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस स्कीम का नाम सुनकर आप ये मत समझिएगा कि गवर्नमेंट यहाँ आपको कोई फाइनेंशियल देने की बात कर रही है। ये स्कीम भी किसानों को एक कर्ज देने की स्कीम है। स्कीम नंबर 6, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ। गवर्नमेंट की इस स्कीम का उद्देश्य है फार्मर्स का एक ग्रुप बनाना जिसमें इनकी मार्केटिंग, प्रोडक्शन और इकोनॉमी को बढ़ाया जा सके। इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आप ई-नैम पोर्टल पर या फिर मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्कीम नंबर 7, प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को होने वाले सीजनल लॉस से बचाना है। ये योजना कई सारी स्कीम्स के साथ काम करती है, जैसे कि PSS यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम, PSF यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, PDPS यानी प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम, MIS यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर किसी फसल की मार्केट प्राइस अगर MSP यानी मिनिमम प्राइस से नीचे गिर जाए, गवर्नमेंट बीच में आकर MSP पर यानी मिनिमम
प्राइस पर फार्मर्स को भुगतान करेगी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिससे कम दाम पर उस फसल को नहीं खरीदा जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप गवर्नमेंट की ई समृद्धि या फिर ई समुक्ति वेबसाइट यूज कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्कीम नंबर 8 एग्रीश्योर। ये स्कीम एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए है। तो अगर आप ऐसा कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर दिख रही है, आप यहाँ ईमेल कर जानकारी ले सकते हैं। स्कीम नंबर 9 पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पीडीएमसी। पीडीएमसी स्कीम को 2015-16 में लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के अंतर्गत पीडीएमसी मेनली वाटर कंजम्पशन को डील करने के लिए बनाई गई थी। इस स्कीम के तहत खेतों में जमीनी सिंचाई को कम कर मेनली ड्रिप पाइप्स और स्प्रिंकलर्स का यूज करके कम पानी में ज्यादा पैदावार करने की कोशिश की जाती है। इस स्कीम के तहत अगर आप अपने खेतों में स्प्रिंकलर्स लगवाते हैं तो जो भी खर्चा आएगा गवर्नमेंट उसमें आपको सब्सिडी यानी कि छूट देगी। ये सब्सिडी फार्मर्स पर डिपेंड करती है। अगर आप एक मार्जिनल फार्मर हैं तो आपको 55% सब्सिडी दी जाएगी, अदर्स के लिए ये 45% है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस विजिट कर सकते हैं या फिर पीडीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं। स्कीम नंबर 10 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इस योजना का उद्देश्य फार्मर्स को अलग अलग स्तर पर अवेयर करना है। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। स्कीम नंबर 11 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। इस योजना का उद्देश्य एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक से अधिक मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को यूज कर एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना है। इस योजना के ऑपरेशनल गाइडलाइंस के पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर इसे डिटेल में समझ सकते हैं। स्कीम नंबर 12 सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। ये योजना फार्मर्स के लिए क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत आप गवर्नमेंट से क्वालिटी सीड्स सब्सिडी के साथ ले सकते हैं। इसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। स्कीम नंबर 30 परंपरागत कृषि विकास योजना। सरकार की ये योजना फार्मर्स को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज कम करने और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जब अपने खेतों में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करके देसी खाद का यूज करते हैं और खेती करते हैं तो इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इस योजना के तहत अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो गवर्नमेंट आपको इसका सर्टिफिकेट देगी और इसके साथ साथ आपको खेती करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा 31,500 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। जैसे 15,000 पर हेक्टेयर डायरेक्टली किसानों को एज ए डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में दिया जाएगा। 4,500 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए मार्केटिंग, पैकेज और ब्रांडिंग वगैरह के लिए दिया जाएगा। 3,000 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए सर्टिफिकेशन के लिए दिया जाएगा। 9,000 पर हेक्टेयर 3 साल के लिए ट्रेनिंग वगैरह के लिए दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल ऑफिसर से मिल सकते हैं या फिर आप PMKVY की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्कीम नंबर 40 नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन। ये मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था। 2024 में इसे रीनेम करके नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन कर दिया गया। इस योजना का उद्देश्य फार्मर्स को क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड कर प्रोडक्शन बढ़ाना और प्रमोट करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आप अपने एरिया के कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं। स्कीम नंबर 15 डिजिटल एग्रीकल्चर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हमारे फार्मिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज करना है। विकसित भारत 2024 के अंतर्गत ये योजना लाई गई थी। इस स्कीम के तहत किसानों को किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। वो अपने घर पर बैठकर ही सभी योजनाओं और जानकारियों का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत फार्मर्स को एक ID कार्ड दिया जाएगा, जैसे एक आधार कार्ड होता है, कुछ वैसा ही एक ID कार्ड मिलेगा जिसमें फार्मर्स का एग्रीकल्चरल डेटा होगा और उस कार्ड से उन्हें पहचाना जाएगा। इस योजना की डिटेल गाइडलाइन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। स्कीम नंबर 16 एंड 17 इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड अदर। ये स्कीम कई सारी सब स्कीम्स के साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर की मार्केटिंग, प्रमोशन और बेनिफिट के लिए बनाई गई है। इस स्कीम्स के डिटेल्स के PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर उन्हें पढ़ सकते हैं। स्कीम नंबर 18 मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर। ये स्कीम 5 अलग अलग स्कीम्स के साथ बनाई गई है जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इस योजना का
मुख्य उद्देश्य फल फूल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। अगर आप कोई नर्सरी लगाना चाहते हैं या फिर सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आप अपने एरिया के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इनका वर्क फ्लो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्कीम नंबर 19 सॉइल हेल्थ कार्ड। इस योजना को 2015 में पीएम द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों के जमीन की लैब टेस्टिंग की जाएगी। ये लैब टेस्टिंग मेनली 12 पैरामीटर्स पर की जाएगी, जिनमें 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड 5 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज एंड बोरॉन, और पीएच एंड ईसी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ऑर्गेनिक कार्बन की टेस्टिंग कर उन्हें कार्ड दिया जाएगा, जिससे उन्हें ये पता चल पाएगा कि उनके खेत में कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में हैं और उन्हें अपने खेत में किस फर्टिलाइजर का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आप अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस विजिट कर सकते हैं। स्कीम नंबर 20 रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। ये स्कीम मेनली एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ या रेन जैसी नेचुरल क्लैमिटीज से निपटने के लिए 2014-15 में लागू की गई थी। इसमें फार्मर्स को मल्टी रोटेशनल मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड कल्टीवेशन करने के लिए इनकरेज किया जाता है और सब्सिडीज भी दी जाती हैं। इसके लिए भी आप अपने एरिया के कृषि कार्यालय पर जा सकते हैं। स्कीम नंबर 21 एंड 22 नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, पाम एंड ऑयल सीड्स। इस योजना को गवर्नमेंट ने ऑयल इंपोर्ट को कम करने और ऑयल सीड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। इस योजना का लाभ मेनली वो किसान ले सकते हैं जो एडिबल ऑयल कल्टीवेशन करते हैं। इसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप अपने एरिया के कृषि कार्यालय में जा सकते हैं। स्कीम नंबर 23 नेशनल बी एंड हनी मिशन। ये योजना मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। अगर आप मधुमक्खी पालन करते हैं या करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आपको ट्रेनिंग और असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप NBHM यानी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। स्कीम नंबर 24 मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये योजना उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन किसानों के लिए है, जिसे 2015 में नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके गाइडलाइंस की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्कीम नंबर 25 एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है खेती के साथ साथ पेड़ पौधे लगाना। तो आप किसी तरह की लकड़ी की खेती करना चाहते हैं या फिर आप कोई नर्सरी खोलना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप अपने जिला या ब्लॉक कृषि कार्यालय पर जा सकते हैं। स्कीम नंबर 26 क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पैडी क्रॉप्स यानी धान जैसी ज्यादा पानी कंज्यूम करने वाले फसल की जगह और अल्टरनेट क्रॉप्स को बढ़ावा देना और डाइवर्सिफिकेशन करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी आप अपने एरिया के कृषि कार्यालय जाकर फॉर्म भर सकते हैं। स्कीम नंबर 27 नेशनल बाम्बू मिशन। इस योजना को सेंट्रली 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत अगर आप बम्बू यानी बांस की खेती करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका लाभ लेने के लिए भी आप अपने एरिया के कृषि कार्यालय विजिट कर सकते हैं। तो ये थी गवर्नमेंट द्वारा फार्मर्स वेलफेयर में बनाई गई योजनाएं, जिन्हें एनुअल रिपोर्ट 2024-25 में भी दिया गया है। इन योजनाओं को देखकर आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट फार्मर्स को लेके बहुत सीरियस है और इनके लिए नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन जरा रुकिए, आज के इस दौर में फार्मर्स को आखिर चाहिए क्या और उन्हें मिल क्या रहा है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। फार्मर्स एनुअल रिपोर्ट की इस चार्ट को देखिए। 2020 के बाद लगातार एग्रीकल्चरल GAB वैल्यू गिरती जा रही है। 2019 गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग फार्मर्स की पर कैपिटा इनकम 1,22,000 पर ईयर यानी करीब 10,218 रुपए पर मंथ है। यहाँ 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये तो एक सफिशिएंट इनकम है एक फार्मर के लिए, लेकिन इस बढ़ती इन्फ्लेशन और महंगाई के आगे एक फार्मर के लिए ये 10,000 रुपए कितने सफिशिएंट हैं, आइए देखते हैं। अब क्योंकि हम भी एक किसान हैं तो ये दावे से कह सकते हैं कि एक मार्जिनल फार्मर यानी जिसके पास करीब 1 हेक्टेयर जमीन है, उसकी फार्मिंग इनकम 10,000 पर मंथ होना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम यहाँ एक स्मॉल फार्मर को ले लेते हैं जिसके पास करीब 3 हेक्टेयर जमीन है। अब 2024 की इस रिसर्च को देखिए जिसमें
पर हेक्टेयर कल्टीवेशन कॉस्ट को बताया गया है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ अगर वो किसान अपने 3 हेक्टेयर की जमीन में 1 हेक्टेयर गेहूं, 1 हेक्टेयर धान और 1 हेक्टेयर सरसों की खेती करता है तो एक सीजन में उसके लेबर चार्ज को लेके कुल लागत करीब 85,000 रुपए आती है। ये कल्टीवेशन कॉस्ट तब आती है जब वो किसान अपने 3 हेक्टेयर की जमीन में गन्ने की खेती नहीं करता। अगर यहाँ वो किसान गन्ने की खेती करता है तो उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट 1 लाख से भी ऊपर निकल जाती है। नाउ अगर फार्मर की इनकम 1,20,000 रुपए पर ईयर है और वो 1 लाख रुपए अपने कल्टीवेशन में लगा देता है तो उसके पास बचता क्या है। जबकि फार्मिंग के अलावा भी कई सारे खर्च होते हैं जैसे एजुकेशन, बेसिक नीड्स, हेल्थ केयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन की वजह से ये कल्टीवेशन कॉस्ट भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण फार्मर्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता जा रहा है और फिर वो इस बर्डन को कम करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, जिसे चुकाते चुकाते उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और कई बार जब ये लोन नहीं चुका पाते तब आती हैं कुछ इस तरह की खबरें। एक 50 साल का किसान जहर खाकर अपनी जान दे देता है क्योंकि लोन लेने वाली फाइनेंशियल कंपनी द्वारा एलिजेडली उसे हरास किया जा रहा था। इंडिया टुडे एक 55 साल का किसान जहर खाकर अपनी जान दे देता है क्योंकि अगेन फाइनेंशियल कंपनी द्वारा उसे परेशान किया जा रहा। टीटी एक किसान जो 1,60,000 रुपए ना चुका पाने की वजह से सुसाइड कर लेता है। हिंदुस्तान टाइम्स एक 75 साल का किसान जिसे लोन ना चुका पाने की वजह से सुसाइड करना पड़ता है। इंडिया टुडे एक किसान जो अपनी फसल बेचकर लोन ना चुका पाने की वजह से सुसाइड कर लेता है। ये खबरें देश के अलग अलग हिस्से से हैं और ये यहीं खत्म नहीं होती। इस देश में यूरिया की भी भारी शॉर्टेज चल रही है। एक बोरा यूरिया लेने के लिए कहीं किसान इंजर्ड हो रहे हैं तो कहीं भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खानेपुर ब्लॉक पर खाद बढ़ोती भैया देख लो सके पहिए ना कोई एक बोरा। ये किसी एक राज्य की बात नहीं है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, एमपी, उत्तराखंड, देश के अलग अलग हिस्से से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। कहीं बिजली नहीं है तो कहीं पानी की समस्या, कहीं जमीन तो कहीं लोन से परेशान। आज किसानों को फर्टिलाइजर की जरूरत है, आज किसानों को सिंचाई पानी की जरूरत है, लेकिन हाई इलेक्ट्रिसिटी और डीजल प्राइस की वजह से यहाँ भी वो परेशान रहते हैं। आज किसानों को जरूरत है सस्ती और क्वालिटी सीड्स और पेस्टिसाइड्स की। आज किसानों को जरूरत है ऋण मुक्त होने की। पीआईबी की इस रिपोर्ट को देखिए। रिसेंट ईयर्स में फार्मर्स ने 2 गुना ज्यादा कर्ज लिया है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कल्टीवेशन कॉस्ट बढ़ रहा है और इसके साथ फार्मर्स पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूंगा कि आप किसानों की जरूरतों को समझिए, टैक्स कम कीजिए, एमएसपी को बढ़ाइए और फार्मर्स को ऋण मुक्त कीजिए। ये किसान ही इस देश की इकोनॉमी है। अगर किसान कर्ज में डूबा तो ये देश भी कर्ज में डूब जाएगा। इसलिए सेव द फार्मर्स एंड सेव दिस कंट्री। जय हिंद।